वेलकम टू लो। वेलकम टू लो। मैं कृष्ण दत्त आपका फिर से स्वागत करता हूं। और आज हम लेके आए हैं बीएससी थर्ड ईयर की सीरीज को आगे बढ़ाते हुए। और आज हम जो बुक स्टार्ट करेंगे वो उस बुक का नाम रहेगा सॉलिड स्टेट इलेक्ट्रॉनिक्स, यानी कि ठोस अवस्था इलेक्ट्रॉनिकी। ठोस अवस्था इलेक्ट्रॉनिकी ये हमारा बीएससी में पेपर थर्ड है। और इस वाली बुक को स्टार्ट इस वजह से कर रहे हैं हम पहले, क्योंकि ये हम फर्स्ट ईयर में अच्छे तरीके से पढ़ के भी आए हुए हैं। ठीक है भाई, स्टार्ट करते हैं वीडियो। तो मैं आपसे कह रहा था कि ये वाली बुक हम बीएससी फर्स्ट ईयर में भी पहले पढ़ गए हैं, थोड़ा बहुत आइडिया इस चीज के बारे में। जिस बच्चे ने नहीं पढ़ी ये वाली बुक, मैं बेसिक टू एडवांस कराऊंगा आपका। तो बहुत अच्छे तरीके से हिंदी वाले भी और इंग्लिश वाले भी अच्छे तरीके से चीजों को समझते हुए चलेंगे। आपका ये पेपर थर्ड ईयर में, जैसे ही आप सभी को पता होगा कि आपका ऑब्जेक्टिव पैटर्न आता है। तो ऑब्जेक्टिव पैटर्न आता है तो इसका मतलब है आपकी तीन बुक है, 50-50 नंबर की आपकी तीन बुक रहती है। पहली बुक 50 नंबर, दूसरी वाली बुक 50 नंबर, तीसरी वाली बुक 50 नंबर। यानी कि आपके लगभग 150 नंबर थ्योरी के होते हैं और 50 नंबर का आपका प्रैक्टिकल होता है। ये सीसीएस यूनिवर्सिटी की बात बता रहा हूं मैं आपको। और बहुत अच्छे तरीके से फर्स्ट ईयर, सेकंड ईयर और थर्ड ईयर में जैसे ही आप आए होंगे तो आपको आइडिया भी लग गया होगा इस बात का कि हमें फिजिक्स की कितनी आवश्यकता है। यही ज्यादातर देखा गया है स्टूडेंटों में, खासकर ग्रेजुएशन वाले स्टूडेंटों में, कि वे फिजिक्स और केमिस्ट्री या स्टैटिक्स जैसे सब्जेक्टों पे ध्यान नहीं देते। वे मैथमेटिक्स की तरफ ज्यादा फोकस करते हैं। जबकि मेरा मानना यह है कि आपने यदि पीसीएम लिया है या पीएसएम लिया है तो आपको तीनों सब्जेक्ट को इक्वली आपको पढ़ते हुए चलना चाहिए, क्योंकि आपको बहुत अच्छी नॉलेज मिलेगी और प्लस में आपको आगे भी इनका बेनिफिट मिलेगा काफी। कुछ बच्चे बीएससी के बाद में एमएससी करते हैं, कुछ केमिस्ट्री से करते हैं, कुछ फिजिक्स से करते हैं, कुछ मैथमेटिक्स से करते हैं, कुछ स्टैटिक्स से भी करते हैं। तो सभी सब्जेक्ट का अपना अपना एक अलग रोल है। ठीक है, तो मैं आज अपनी वीडियो स्टार्ट करता हूं। और मैं आज स्टार्ट करने जा रहा हूं आपकी तीसरे नंबर की किताब सॉलिड स्टेट इलेक्ट्रॉनिक्स। और सॉलिड स्टेट इलेक्ट्रॉनिक्स को करने से पहले हमें कुछ बेसिक कंसेप्ट के बारे में पता होना बहुत जरूरी है। बेसिक कंसेप्ट जैसे, ये दो, इस वर्ड में ही एक बात छुपी हुई है कि जैसे आपने कभी बाजार आप गए होगे तो आपने देखा होगा, मान लो किसी व्यक्ति का नाम सोनू है। सोनू इलेक्ट्रिकल, और वो बिजली का काम करता है। और बिजली के काम में भी वो इलेक्ट्रिकल का करता है भैया। या फिर दूसरी तरीके की दुकान है उसकी, सोनू इलेक्ट्रॉनिक्स। सोनू इलेक्ट्रॉनिक्स वर्क्स। या आपने एक चीज और देखी होगी, नोट करी होगी, कि बीटेक में भी दो तरीके से काम करते हैं बच्चे। एक इलेक्ट्रिकल ले लेते हैं बीटेक से, और एक ब्रांच के तौर पे वे पढ़ते हैं इलेक्ट्रॉनिक्स। तो यहां भी अगर आपको दो चीजें बात देखने को पता लग रही होगी कि भैया इलेक्ट्रिकल या इलेक्ट्रॉनिक्स एक ही हैं या फिर अलग अलग हैं। और हमें यदि सपोज करो हमारा छत का पंखा फूक जाए या मोटर खराब हो जाए तो हमें किसके पास में जाना होगा? सोनू इलेक्ट्रिकल वाले के पास में जाना पड़ेगा या फिर सोनू इलेक्ट्रॉनिक्स वाले के पास में जाना पड़ेगा। तो ये सारी चीजें हम इस बुक में डिस्कस करते हैं कि हमें इलेक्ट्रॉनिक्स इस बुक में अच्छे से पढ़नी है, लेकिन हमें यह भी पता होना बहुत जरूरी है कि भैया इलेक्ट्रिकल क्या है। तो इसको थोड़ा बेस, इंट्रोडक्शन बेस में पढ़ेंगे इसे, और इसे हम इलेक्ट्रॉनिक्स को थोड़ा डिटेल में पढ़ेंगे। तो बहुत अच्छे तरीके से हम अपनी चीजों को आगे बढ़ा रहे होंगे। तो सबसे पहले हम इन्हीं दो वर्डों पर ध्यान देकर चलते हैं कि भैया
इलेक्ट्रिकल और इलेक्ट्रॉनिक्स में दोनों में क्या डिफरेंस है, अगर मोटे तौर पे हमें समझना पड़ रहा है। वैसे ही हमारा सिलेबस का नहीं है, लेकिन इंट्रोडक्शन के तौर पे हमें इसका पता होना बहुत जरूरी है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं हम, इन्हीं दो वर्ड की कहानी को आगे लेकर चलते हैं। मैं अगर आपसे कहूं कि एक वर्ड बना हुआ है आपका इलेक्ट्रिकल, एक वर्ड बना हुआ है आपका इलेक्ट्रॉनिक्स, अब इन दोनों वर्डों में क्या डिफरेंस है? पहला डिफरेंस तो यही है कि इलेक्ट्रिकल में हम वे सारी चीजें लेकर चलते हैं, वे सारे कंपोनेंट पढ़ते हैं जो हाई वोल्टेज से चलने वाली होती है, यानी कि जिन्हें चलाने के लिए ज्यादा वोल्ट की आवश्यकता पड़ती है, ज्यादा बिजली की आवश्यकता पड़ती है। और इलेक्ट्रॉनिक्स में हम वे सारी चीजें पढ़ते हैं जो लो वोल्टेज की, जो लो वोल्टेज की चीजों पर चलते हैं। अगर जैसे अगर मैं आपसे कहूं कि भैया हमारा एक फैन खराब हो गया है, तो आपको पता होगा कि जो हमारा फैन है 200 से 220 वोल्ट के बीच में काफी अच्छा काम करता है। तो सीधी सी बात है, आपका फैन खराब हो गया तो आप इलेक्ट्रिकल वाले के पास में जाओगे या फिर इलेक्ट्रॉनिक्स वाले के पास में जाओगे, तो आप कहोगे कि भैया हम इलेक्ट्रिकल वाले के पास में जाएंगे। ठीक है जी। अगर सपोज करो हमारी एलईडी खराब होगी, हमारी एलईडी खराब होगी, ठीक है, सपोज करो हमारी एलईडी खराब हो गई, तो आप किसके पास में जाओगे? तो आप कहोगे कि भैया एलईडी तो बहुत कम वोल्टेज से चलने वाली है, तो भैया हम इलेक्ट्रॉनिक्स वाले के पास में जाएंगे। तो आपको इलेक्ट्रॉनिक्स में और कौन कौन सी चीजें पढ़नी है? जैसे आपने नाम सुना होगा सेमीकंडक्टर, सेमीकंडक्टर वाली चीजें, डायोड वाली चीजें और ट्रांजिस्टर वाली चीजें, ट्रांजिस्टर से रिलेटेड चीजें और रेक्टिफायर, ये सारी चीजें हम पढ़ते हैं किसमें? इलेक्ट्रॉनिक्स में। और इसमें हाई वोल्टेज की होती हैं, जैसे फैन वगैरह, एसी वगैरह, ये सारी चीजें हम पढ़ते हैं इलेक्ट्रिकल में। तो ये तो हमें हमारे सिलेबस में नहीं है, तो हमें पढ़ना क्या है? इलेक्ट्रॉनिक्स पढ़नी है। और इलेक्ट्रॉनिक्स को आगे जब हम पढ़ेंगे तो सबसे पहले हमारा सिलेबस स्टार्ट होता है यहां से कि हमें इलेक्ट्रॉनिक्स को अगर पढ़ना है तो सबसे पहले हमें ये समझना पड़ेगा भैया कि इलेक्ट्रॉनिक्स में बिल्कुल बेसिक कंसेप्ट को लेते हुए, बेसिक कंसेप्ट को लेते हुए सबसे पहले हमें समझना पड़ेगा कि भैया अगर हमारे पास कोई भी सब्सटेंस है, कोई भी पदार्थ है, क्या है भैया? कोई भी पदार्थ है, तो उसे फ्री इलेक्ट्रॉन के आधार पर, फ्री इलेक्ट्रॉन के आधार पर और कंडक्टिविटी के आधार पर, और कंडक्टिविटी के आधार पर कितने पार्ट्स में डिवाइडेड करा गया है। यानी कि कुल सभी पदार्थों को मुक्त इलेक्ट्रॉनों के आधार पर, मुक्त इलेक्ट्रॉनों के आधार पर, मुक्त इलेक्ट्रॉनों के आधार पर या फिर चालकता के आधार पर कितने पार्ट में डिवाइडेड करा गया है, चालकता के आधार पर कितने पार्ट में डिवाइडेड करा गया है। तो भैया किसी भी सब्सटेंस को फ्री इलेक्ट्रॉन और कंडक्टिविटी के आधार पर 3 पार्ट में डिवाइडेड करा गया है, और यहीं से ही हमारा सिलेबस भी स्टार्ट हो जाता है इलेक्ट्रॉनिक्स का, और ये बेसिक कंसेप्ट भी है आपका। तो कोई भी सब्सटेंस है हमारा, उसका पहला पार्ट होता है, सबसे पहले हम पढ़ते हैं कंडक्टर। क्या पढ़ते हैं भैया? कंडक्टर। इसे हिंदी में बोलते हैं चालक। दूसरा हम पढ़ते हैं इंसुलेटर, इंसुलेटर, और ये होता है हमारा अचालक। इनकी सबकी प्रॉपर्टी आगे पढ़ते हुए जाएंगे
और तीसरा होता है हमारा, और सबसे ज्यादा मोस्ट इंपोर्टेंट और सबसे ज्यादा इन तीनों में पूछा जाने वाला, सेमीकंडक्टर। सेमीकंडक्टर यानी कि अर्धचालक। तो हमें किसी भी सब्सटेंस को, जितने भी टोटल ओवरऑल सब्सटेंस है, ऑल सब्सटेंसों को, सभी पदार्थों को कितने पार्ट में डिवाइडेड करा गया है, तो आप कहोगे भैया कंडक्टर में, दूसरा इंसुलेटर में, और तीसरा सेमीकंडक्टर में। तो इन्हें वन बाय वन हम पढ़ते जाएंगे और ऑब्जेक्टिव पैटर्न को और कंसेप्ट एकदम क्लियर करते हुए चलते रहेंगे यहां से। ठीक है, आप सभी यहां तक क्लास के नोट्स क्लास में बनाते रहो, मैं पीडीएफ भी आपको प्रोवाइड कराता रहूंगा। ठीक है, बहुत बढ़िया। आगे बढ़ते हैं और सबसे पहले हम वन बाय वन एक एक चीजें लेके चलते हैं, यहां से एक एक चीजें लेके चलते हैं। तो सबसे पहले हम देखते हैं, सबसे पहले हम लिखते हैं कंडक्टर। तो कंडक्टर की प्रॉपर्टी देखेंगे भैया, और यहीं से ही कितने क्वेश्चन आते हैं इन चीजों को भी हम देखेंगे भैया। कंडक्टर यानी कि चालक की प्रॉपर्टी हम देखेंगे भाई। तो आपके यहां से लगभग भी दो से तीन क्वेश्चन यहां से बन जाते हैं आपके, 2 से 3 क्वेश्चन आपके बन जाते हैं। तो आपको पहला क्वेश्चन इसका यही होता है कि भैया आप ये बता दीजिए कि कंडक्टर एक्चुअल में होता क्या है, चालक किसे कहते हैं हम। तो आप मोटे तौर पे बताओगे कि भैया जिसमें आसानी से करंट फ्लो हो जाए, जिसमें आसानी से करंट फ्लो हो जाए। तो आपका पहला पॉइंट आपका मिला कि इजीली इनमें करंट फ्लो हो जाएगा, इजीली करंट फ्लो यानी कि आसानी से विद्युत धारा प्रवाहित हो जाएगी, भैया इनमें। ठीक है जी, ये हमें पता चला। दूसरा कि भैया जिनमें आसानी से करंट फ्लो हो जाती है उनकी कंडक्टिविटी कैसी होती है, चालकता कैसी होती है। तो आपको मोटे तौर पे पता होना चाहिए पहले कि भैया पहले हमें यह देखना होगा कि कंडक्टर में करंट फ्लो क्यों होता है, पहले तो यह समझना बहुत जरूरी है। तो किसी भी चीज में करंट फ्लो होने के लिए सबसे ज्यादा जो इंपॉर्टेंस होती है वो होती है फ्री इलेक्ट्रॉनों की। जितने ज्यादा फ्री इलेक्ट्रॉन रहेंगे उतनी ही अच्छी तरीके से उसमें करंट फ्लो हो जाएगी। तो कहने का मतलब है इसमें तो आसानी से करंट फ्लो हो रही थी, तो इसका मतलब है भैया इनमें फ्री इलेक्ट्रॉनों की संख्या यानी कि मुक्त इलेक्ट्रॉनों की संख्या ज्यादा होती है। कैसी होती है भैया, ज्यादा होती है। मुक्त इलेक्ट्रॉनों की संख्या ज्यादा होती है। ठीक है, आपको ये दो बात पता चली, कैसी होती है भैया, ज्यादा होती है। ये साइन आपको ज्यादा का दिखाएगा। ठीक है भैया। तीसरी चीज कि भैया इनकी कंडक्टिविटी कैसी होगी, तो भैया चालकता कैसी होगी। तो एक बात स्पष्ट तौर पर आप समझ जाइए कि जिसमें फ्री इलेक्ट्रॉनों की संख्या ज्यादा होती है और जिसमें आसानी से करंट फ्लो हो जाती है, तो इसका मतलब है उनकी कंडक्टिविटी ज्यादा ही होती होगी। तो इनकी कंडक्टिविटी यानी कि चालकता, कंडक्टर की कंडक्टिविटी जो है यानी कि चालकता काफी ज्यादा होती है, मतलब अधिक होती है। कैसी होती है भैया, ज्यादा होती है, मोर होती है। अब भैया कितनी होती है, अगर कोई आपसे पूछने लगे कि भैया कंडक्टिविटी कितनी होती है, तो यहां पे देखेंगे भाई कि कितनी होती है। तो आप कहोगे कि इनकी कंडक्टिविटी जो होती है 10⁸ महो अपॉन मीटर, या फिर सीमेन, एक साइंटिस्ट थे सीमेंस नाम के, अपॉन मीटर। तो उनके आधार पर ये कंडक्टिविटी की यूनिट होगी। महो यानी कि इनकी आप मोटे तौर पर देख पा रहे होगे लगभग भी 10⁸ महो अपॉन मीटर या सीमेंस अपॉन मीटर इनकी कंडक्टिविटी होती है, यानी कि कंडक्टिविटी ज्यादा होती है भाई इनकी। ठीक है भैया, एक बात तो आपको एक बात और पता होनी चाहिए कि जिसमें आसानी से करंट फ्लो हो जाए तो वहां पर रेजिस्टेंस कैसा रहेगा, प्रतिरोध कैसा रहेगा।
तो आप ये चीजें तो कितनी बार ही पढ़ के आए हुए हो बचपन से कि भैया जहां पर करंट ज्यादा होती है रेजिस्टेंस अपने आप ही कम हो जाता है। तो इसका मतलब है इनका रेजिस्टेंस कैसा होता है भैया, कंडक्टर का रेजिस्टेंस कैसा होता है, कम होता है। प्रतिरोध कैसा होता है भैया, कम होता है। यानी कि रेजिस्टिविटी भी कह सकता है आपसे कि प्रतिरोधकता, रेजिस्टिविटी रेजिस्टिविटी यानी कि प्रतिरोधकता कैसी होती है भैया, इसकी प्रतिरोधकता कैसी होती है, प्रतिरोधकता कैसी होती है, बहुत कम होती है। और इसके एग्जाम्पल पे अगर हम बात करें, इसके एग्जाम्पल में अगर हम बात करें तो आप कहोगे कि भैया जैसे एल्युमिनियम हुआ, लोहा हुआ, ठीक है, ये और कॉपर हुआ, ये सभी हमारे किसके एग्जाम्पल हैं, ये सभी हमारे कंडक्टर के, चालक के एग्जाम्पल है। यानी कि इनमें से करंट बहुत अच्छे तरीके से फ्लो हो सकती है। तो आई होप यहाँ तक की चीजें आपको समझ में आ गई होगी कि भैया कंडक्टर होता क्या है और चालक होता क्या है। तो मैं एक बार और इसे एक बार आपको रिपीट करा दूं कि हमने करा क्या है। भैया मैंने आपको कंडक्टर के बारे में बताया, क्या बताया कि जो कंडक्टर होता है उनमें इजीली करंट फ्लो हो जाता है, यानी कि आसानी से विद्युत धारा प्रवाहित हो जाएगी और फ्री इलेक्ट्रॉनों की संख्या इसमें ज्यादा रहेगी, यानी कि मुक्त इलेक्ट्रॉनों की संख्या ज्यादा रहेगी। जब मुक्त इलेक्ट्रॉनों की संख्या ज्यादा होती है तो इसका मतलब आसानी से उसमें विद्युत धारा प्रवाहित हो जाती है। तीसरा, इनकी कंडक्टिविटी, चालकता कैसी रहती है, ज्यादा होती है, बहुत अधिक होती है। कितनी होती है तो लगभग भी 10⁸ महो अपॉन मीटर। महो क्या होता है भैया, ओम का उल्टा होता है। ओम का क्या होता है, उल्टा होता है। देख लो कैसे, अगर मैं आपसे कह लगूं R इजिकल टू वी अपॉन आई होता है, R इजिकल टू वी अपॉन आई होता है, ये ओम्स लॉ को शो करता है। लेकिन यदि ऐसा हो जाए R इजिकल टू आई अपॉन वी हो जाए तो ये जो है हमारी ये बन जाएगी ओम इनवर्स या फिर ये बन जाएगी महो। तो ये एक यूनिट का ही काम करती है। ठीक है भाई, तो यहां तक ही आपको चीजें समझ में आई होगी कि भैया कंडक्टिविटी इनकी कैसी होती है, ज्यादा होती है। दूसरी चीज इनकी रेजिस्टिविटी कैसी होती है, प्रतिरोधकता कैसी होती है। तो आप कहोगे भैया इनकी प्रतिरोधकता बहुत कम होती है, यानी कि बहुत कम होती है। भैया जिसका करंट ज्यादा फ्लो होगा उसमें तो रेजिस्टिविटी तो अपने आप ही कम होगी। एग्जाम्पल के तौर पे हम कह सकते हैं एल्युमिनियम और लोहा, आयरन यानी कि और कॉपर इसके मुख्य तौर पे एग्जाम्पल हो सकते हैं। तो अब हम अपना दूसरा पॉइंट यानी कि दूसरे सब्सटेंस के दूसरे पार्ट पे चलेंगे, उसमें हम देखेंगे इंसुलेटर किसे कहा जाता है। बहुत बढ़िया भाई, यहां तक की बात आप नोट करेंगे और आगे चलेंगे हम। तो हमारा अब दूसरा था, दूसरा था हमारा इंसुलेटर यानी कि इसे बोलते हैं अचालक। इसे क्या बोलते हैं, अचालक। तो इसकी प्रॉपर्टियों को देखेंगे भाई। तो पहले नंबर की अगर मैं प्रॉपर्टी पे बात करने जाऊं तो भैया इंसुलेटर वो होता है जिसमें इजी वे में करंट फ्लो नहीं होता है। इसका मतलब है इजीली करंट तो इसमें फ्लो इजी तरीके से तो इसमें करंट फ्लो नहीं होगा, यानी कि इसमें विद्युत धारा प्रवाहित आसानी से नहीं होती है। आसानी से विद्युत धारा प्रवाहित नहीं होती, या ऐसा भी कह सकते हो मोटे तौर पे आप कि इसमें विद्युत धारा प्रवाहित नहीं होती, यानी कि इलेक्ट्रॉन एक स्थान से दूसरे स्थान पर नहीं जाएंगे। ठीक है, दूसरी बात भाई जिस किसी भी चीज में करंट फ्लो नहीं हो रहा है तो इसका मतलब है उसमें फ्री इलेक्ट्रॉनों की संख्या बहुत कम रही होगी। फ्री इलेक्ट्रॉनों की यानी कि मुक्त इलेक्ट्रॉनों की संख्या कैसी रही होगी भैया, मुक्त इलेक्ट्रॉनों की संख्या बहुत कम रही होगी या फिर जीरो के बराबर रही होगी, या कैसी रही होगी भैया, इसमें जीरो के बराबर रही होगी फ्री इलेक्ट्रॉनों की संख्या। अच्छा आगे चलते हैं, जिसमें फ्री इलेक्ट्रॉनों की संख्या कम होती है उनकी कंडक्टिविटी पे क्या इफेक्ट पड़ता है। तो आप कहोगे कि भैया इनकी कंडक्टिविटी चालकता
चालकता, चालकता बहुत ही कम होती है, लो होती है इनकी, बहुत ही कम होती है भैया। अब कोई अगर आपसे पूछने लगे कि भैया कंडक्टिविटी कितनी कम होती है, तो आपको बताना 10⁻⁻10 महो अपॉन मीटर, या फिर सीमेंस अपॉन मीटर, यानी कि माइनस में पूछ रही है, तो इसका मतलब है इसमें फ्री इलेक्ट्रॉनों की संख्या बहुत कम है, और फ्री इलेक्ट्रॉनों की संख्या जितनी कम रहेगी उसमें आसानी से मतलब इलेक्ट्रॉन फ्लो नहीं होते हैं, और इलेक्ट्रॉन फ्लो नहीं होते तो इसका मतलब है करंट फ्लो भी अच्छा नहीं होगा। ठीक है, आगे चलते हैं भैया, हम इसके अगले पॉइंट को देखते हैं। तो भैया जहां पर करंट फ्लो नहीं हो रही है, जहां पर करंट फ्लो नहीं हो रही है, तो इसका मतलब है रेजिस्टेंस अपना राज करे हुए है, रेजिस्टेंस क्या करे हुए है, अपना राज करे हुए है। यानी कि रेजिस्टेंस कैसा रहेगा, प्रतिरोध कैसा रहेगा, इसमें प्रतिरोध कैसा होगा, या फिर प्रतिरोधकता रजिस्टिविटी, रजिस्टिविटी कैसी होगी भाई, यहाँ पे प्रतिरोधकता कैसी होगी, प्रतिरोधकता कैसी होगी, बहुत ज्यादा होगी, यानी कि रुकावट बहुत ज्यादा होगी, बहुत ज्यादा होगी इनकी हाई रजिस्टिविटी। तो यहां तक कि आपको बात बहुत अच्छे तरीके से समझ में आई होगी। और मैं अगर एग्जाम्पल के तौर पे आपको ले लूं, एग्जाम्पल के तौर पे यदि इंसुलेटर को ले लूं, तो इंसुलेटर के बेस्ट एग्जाम्पल के तौर पे आप कहोगे कि भैया जैसे गिलास हो गया, कांच हुआ, कांच हुआ, पेपर हो गया, कागज हुआ गया, ये सभी हमारे मतलब इंसुलेटर की प्रॉपर्टी को शो करते हैं। यहां से भी एक क्वेश्चन आपका बन जाता है, ठीक है भाई। लेकिन जो सबसे ज्यादा आपके क्वेश्चन बनते हैं वो अगले टॉपिक से बनते हैं, और अगले टॉपिक का हमारा नाम है, अगले टॉपिक का हमारा नाम है इंपॉर्टेंट टॉपिक है, और यहां से आपके बहुत बढ़िया तरीके से क्वेश्चन बनते हैं। और आपके इंपॉर्टेंट टॉपिक का नाम है क्या, सेमीकंडक्टर, सेमी कंडक्टर, यानी कि अर्धचालक। बहुत बढ़िया, अर्धचालक। यहां से आपके लगभग भी असाइनमेंट के क्वेश्चन आपके लगभग भी 11 से 12 बनते हैं, लेकिन 4 से 5 क्वेश्चन आपके जरूर से जरूर यहां से देखने को मिलेंगे आपको। ठीक है भाई, सबसे पहले हमें ये समझना पड़ेगा कि भैया अर्धचालक या फिर सेमीकंडक्टर होता क्या है। तो आप कहोगे, आप कहोगे कि दोज सब्सटेंस, दोज सब्सटेंस which conductivity, conductivity lies between the, between the insulator, insulator and, insulator and conductor, इंसुलेटर एंड कंडक्टर। तो मोटे तौर पे अगर मैं आपसे कह लगूं, वे पदार्थ, वे पदार्थ जिनकी चालकता, जिनकी चालकता चालक तथा अचालक के, तथा अचालक के मध्य होती है, मध्य होती है, होती है, अर्धचालक कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं भैया, अर्धचालक कहलाते हैं, अर्धचालक कहलाते हैं। तो ये क्या बात हुई भाई, इसे एक बार अच्छे तरीके से हम समझते हैं भाई। मैंने आपको लिखाया कि जिनकी कंडक्टिविटी किस किस के बीच में लाई करेगी, तो आप कह रहे हो इंसुलेटर के और कंडक्टर के बीच में होती है। तो भैया कितनी होती है, अगर आपसे पूछने लगे कि कंडक्टिविटी इसकी कितनी होती है, कंडक्टिविटी, कंडक्टिविटी
कितनी होती है, तो आप कहोगे यानी कि चालकता कितनी होती है, तो आप कहोगे कि 10⁵ से लेके 10⁵ से लेके 10⁻⁴ महो अपॉन मीटर, या फिर सीमेंस अपॉन मीटर होती है भैया। तो कहने का मतलब ये हुआ मोटे तौर पे, ना तो सेमीकंडक्टर पूर्ण रूप से चालक होते ना ही अचालक होते, यानी कि ना तो सेमीकंडक्टर पूर्ण रूप से इंसुलेटर होते ना ही कंडक्टर होते। तो भैया हमने तो ये डेफिनेशन पढ़ी है 11th-12th में कि जैसा आप बता रहे हो, ये वाली डेफिनेशन तो हम बीएससी के तौर पर देख रहे हैं कि भैया जिनकी कंडक्टिविटी किसके बीच में लाई कर रही है, इंसुलेटर और कंडक्टर के बीच में, उन्हें क्या कहते हैं, हम सेमीकंडक्टर कहते हैं। लेकिन 11th-12th में हमें पढ़ाया जाता है कि भैया सेमीकंडक्टर वे होते हैं ना जो ना पूर्ण रूप से कंडक्टर है, जो ना पूर्ण रूप से इंसुलेटर है। तो उस बात को भी मैं आपको समझाऊंगा कि वो वाली डेफिनेशन किस आधार पर थी। अभी आपको ये चीजें देखनी पड़ेगी कि जिनकी कंडक्टिविटी इंसुलेटर और कंडक्टर के मिड में लाई करती है, यानी कि जिनकी चालकता चालक और अचालक के मध्य होती है, उन्हें अर्धचालक कहते हैं हम। ठीक है भैया, आगे चलते हैं, इस बात को कैसे समझेंगे और बढ़िया तरीके से देखते हैं इस बात को। ठीक है जी, कैसे देखेंगे भैया इस बात को, हम इस बात को ऐसे देखेंगे, इस बात को हम ऐसे देखेंगे कि भैया हम ये कहते थे ना तो वे इंसुलेटर है पूर्ण रूप से, ना तो ये इंसुलेटर है पूर्ण रूप से, और ना ही ये कंडक्टर है, ना ही ये कंडक्टर है, ना ही ये पूर्ण रूप से अचालक है, ना ही ये पूर्ण रूप से अचालक है, ना ही ये पूर्ण रूप से चालक है। तो ये वाली कौन सी बात हुई, ना तो ये फुल्ली इंसुलेटर है ना ये फुल्ली कंडक्टर है, ये बीच के हैं, बीच के हैं, बीच के हैं। तो इसका मतलब है, इसका मतलब ये हुआ कि भैया ये टाइम टू टाइम कंडक्टर भी बन सकते हैं, टाइम टू टाइम ये इंसुलेटर भी बनते हैं। तो ये वाली चीज मैं आपको समझाते हुए चलूंगा कि ये किस टाइम पे तो ये इंसुलेटर बनेंगे और किस टाइम पे ये कंडक्टर बनेंगे। ठीक है, अगर मैं मोटे तौर पे कहूं कि यदि किसी भी सेमीकंडक्टर का, चलो आप समझ लो कि किसे कब ये सेमीकंडक्टर इंसुलेटर बन जाते हैं और कब ये कंडक्टर बन जाते हैं, तो ये सबसे ज्यादा मेन रोल प्ले करता है इसका टेम्परेचर। यदि किसी भी सेमीकंडक्टर का, यदि किसी भी सेमीकंडक्टर का, यदि किसी भी सेमीकंडक्टर का आप टेम्परेचर बढ़ा दोगे, आप टेम्परेचर क्या कर रहे हो, बढ़ा रहे हो किसी भी सेमीकंडक्टर का, तो सेमीकंडक्टर कैसा बिहेव करेगा, तो आप कहोगे क्या ये सेमीकंडक्टर के तरीके से व्यवहार करेगा, नहीं भैया। अगर यदि आप टेम्परेचर बढ़ा रहे हो, टेम्परेचर बढ़ा रहे हो, तो भैया कंडक्टिविटी भी बढ़ जाती है, कंडक्टिविटी भी बढ़ जाती है, यानी कि चालकता भी बढ़ जाती है। अब भैया जब चालकता बढ़ जाएगी तो वो किसके तरीके से बिहेव करेगा, आपको अभी बेसिक कंसेप्ट में बता के तो आया था, जिसकी कंडक्टिविटी ज्यादा होती है तो वो किसके तरीके से बिहेव करता है, वो कंडक्टर के तरीके से बिहेवियर करता है, यानी कि चालक के तरीके से बिहेवियर करता है। तो एक क्वेश्चन हमारा यहां से ये रेडी हो गया। क्या क्वेश्चन रेडी हो गया कि भैया जिसकी, अगर किसी भी सेमीकंडक्टर का यानी कि किसी भी अर्धचालक का यदि हम ताप बढ़ा देंगे, क्या कर देंगे, ताप बढ़ा देंगे, ताप बढ़ा देंगे, तो वो किसके तरीके से व्यवहार करेगा, तो आप कहोगे कंडक्टर के तरीके से व्यवहार करेगा, क्योंकि उसकी कंडक्टिविटी बढ़ जाती है। और सीधी सी बात है, कंडक्टिविटी बढ़ी है तो सीधी सी बात है उसमें फ्री इलेक्ट्रॉन भी जरूर से जरूर बढ़े होंगे। ठीक है, और जिसमें फ्री इलेक्ट्रॉन ज्यादा होते हैं और कंडक्टिविटी ज्यादा होती है, तो किसके तरीके से व्यवहार करते हैं वे, कंडक्टर के तरीके से व्यवहार करते हैं। तो आपको एक क्वेश्चन तो यहां से देखने को मिल गया होगा कि कोई भी सेमीकंडक्टर का टेम्परेचर बढ़ने पर वे कंडक्टर के तरीके से बिहेवियर करते हैं। ठीक है जी, दूसरी बात और बता दीजिए हमें, अगर टेम्परेचर घटा दे तो तब क्या कैसा बिहेवियर करेंगे वे। ठीक है जी, तो अगर मैं आपसे कह रहा हूं कि यदि किसी भी सेमीकंडक्टर का, यदि किसी भी सेमीकंडक्टर का, किसी भी सेमीकंडक्टर का टेम्परेचर कैसा हो, हमारा टेम्परेचर तापमान बहुत कम है, ताप बहुत कम करता है,
ताप बहुत कम कर दें, यानी कि 0 केल्विन कर दूं अगर मैं, 0 केल्विन, और 0 केल्विन टेम्परेचर को बोलते हैं एब्सोलूट एब्सोलूट टेम्परेचर। आया हुआ क्वेश्चन है कि भैया कोई भी सेमीकंडक्टर एब्सोलूट टेम्परेचर पे, परम ताप पे, यानी कि 0 केल्विन पे किसके तरीके से बिहेवियर करेगा, तो आपको बताना कि भैया ये बिहेवियर करेगा इंसुलेटर के तरीके से। ये किसके तरीके से बिहेवियर करेगा, इंसुलेटर के तरीके से बिहेवियर करेगा, अचालक के तरीके से बिहेवियर करेगा। तो ये बहुत बढ़िया क्वेश्चन आपका बनता है कि ये आया हुआ क्वेश्चन है, ये दूसरा क्वेश्चन है आपका जो प्रिपेयर हुआ है यहां से, ये दूसरा क्वेश्चन है, ये भी इंपॉर्टेंट है। एक ये भी क्वेश्चन पूछा गया कि भैया रूम टेम्परेचर पे, रूम टेम्परेचर पे, अब रूम टेम्परेचर लगभग भी 25 से 30 डिग्री सेल्सियस के बीच माना जाता है, तो हमारे सेमीकंडक्टर किसके तरीके से बिहेवियर करते हैं, तो आपको बताना है भैया कि सेमीकंडक्टर बिहेवियर करते हैं कंडक्टर के तरीके से, चालक के तरीके से। लेकिन अगर सेमीकंडक्टर का टेम्परेचर 0 केल्विन है या फिर एब्सोल्यूट टेम्परेचर है, तो भैया वे किसके तरीके से बिहेवियर करेंगे, तो आपको बताना इंसुलेटर के तरीके से बिहेवियर करेंगे, यानी कि उनकी इंसुलेटर में कंडक्टिविटी लो हो जाएगी और फ्री इलेक्ट्रॉनों की संख्या भी उसमें बिल्कुल ना के बराबर रहेगी। तो इसका मतलब है सेमीकंडक्टर लो टेम्परेचर पे इंसुलेटर के तरीके से बिहेवियर करते हैं। तो आपको ये दोनों बात समझ में आ गई होगी। इस आधार पे हम कह सकते हैं कि भैया ना तो सेमीकंडक्टर पूर्ण रूप से इंसुलेटर है, ना ही कैसा है, कंडक्टर है। किस पे डिपेंड करता है ये वाली चीज कि वो कब इंसुलेटर के तरीके से काम करेगा या फिर कंडक्टर के तरीके से काम करेगा। तो भैया इनमें मेन इफेक्ट डालता है टेम्परेचर। टेम्परेचर बढ़ाने पे या घटाने पे कैसा इफेक्ट पड़ेगा, आपको सामने एक दोनों क्वेश्चन मिल गए होंगे बहुत बढ़िया तरीके से। कोई दिक्कत समस्या यहां तक किसी भी बच्चे को? ठीक है जी, नोट कर लीजिए, आगे चलते हैं फिर। ठीक है, साथ साथ नोट करते रहिए। ठीक है, अब ये देखते हैं भैया, क्या देखते हैं कि एग्जाम्पल क्या होते हैं। एग्जाम्पल क्या है भैया सेमीकंडक्टर के, एग्जाम्पल क्या है सेमीकंडक्टर के, तो आप कहोगे कि सिलिका, क्या सिलिका और जर्मेनियम को, सिलिका और जर्मेनियम को बेस्ट, जर्मेनियम को बेस्ट सेमीकंडक्टर की कैटेगरी में रखा गया। अगर फिर भी आपसे कोई पूछने लगे कि सिलिका और जर्मेनियम में से कौन सा बेस्ट है, तो आपको कहोगे सिलिका है सबसे बेस्ट भैया। ठीक है, अब अगर मैं इनके इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन पे जाऊं, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास पे जाऊं, तो आप देखते होगे पीरियोडिक टेबल में इसका 14 नंबर है। सिलिका का क्या है, 14 है। और मैं क्या काम करता हूं, इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करता हूं तो 284 आएगा। तो इसका मतलब है आउटर मोस्ट ऑर्बिट में कितने इलेक्ट्रॉन हैं, सिलिका के 4 है, यानी कि 4 वैलेंसी दिखा रहा होगा सिलिका। इसी प्रकार से जर्मेनियम का भी 32 है। तो इसी प्रकार के इसकी कॉन्फ़िगरेशन करोगे 2 8 18 4 10 28 और 4 32, इसके भी लास्ट ऑर्बिट में कितने इलेक्ट्रॉन हैं, 4 हैं। तो आप मोटे तौर पे ये कह सकते हो कि भैया अगर आपको सिलिका और जर्मेनियम के लिए अगर जाना है, तो पीरियोडिक टेबल में जो मॉडर्न पीरियोडिक टेबल है, आधुनिक आवर्त सारणी है हमारी, उसमें ग्रुप 14 को सिलेक्ट करना पड़ेगा। ग्रुप 14 के जितने भी हमारे ग्रुप, ज्यादातर आपने देखा होगा ग्रुप 14 के मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में, मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में, पीरियोडिक टेबल में ग्रुप 14 के जो एलिमेंट हैं उनमें प्रॉपर्टी होती है सेमीकंडक्टर की। किसकी प्रॉपर्टी होती है, सेमीकंडक्टर की। ठीक है, इस बात को हम आगे बढ़ाते हैं कि भैया सेमीकंडक्टर तो हमने डेफिनेशन समझ ली, एक बार और देख लेते हैं इसकी डेफिनेशन। क्या है डेफिनेशन, आप कहोगे आप कहोगे कि भैया सेमीकंडक्टर वे हैं जिनकी कंडक्टिविटी इंसुलेटर और कंडक्टर के मिड में लाई करती है। कितनी होती है, ये भी चीजें आपको सब बता दी गई है। ठीक है, फिर इसके बाद मैंने बताया कि कैसे एक हमारा सेमीकंडक्टर इंसुलेटर और
कंडक्टर सा कैसा टाइम की वेरिएशन दिखाता है, ये चीजें मैंने आपको बता दी थी। इसके बाद मैंने आपको यहाँ से एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बताए थे तो कि सेमीकंडक्टर का टेम्परेचर घटा दोगे तो या फिर एब्सोल्यूट टेम्परेचर पे वो कैसा काम करेगा, इंसुलेटर के। फिर इसके बाद मैंने आपको बताया और किसी भी सेमीकंडक्टर का टेम्परेचर बढ़ा दोगे या रूम टेम्परेचर पे सेमीकंडक्टर किसके तरीके से बिहेवियर करेंगे, तो आप कहोगे कि भैया वे कंडक्टर के तरीके से बिहेवियर करेंगे। और मैंने इसके बाद आपको बताया कि हमारे एग्जाम्पल कौन से होते हैं, तो आपको एग्जाम्पल के तौर पर देखने हैं सिलिकॉन, वो सिलिका और जर्मेनियम। और इनके सिलिका और जर्मेनियम के आउटर मोस्ट ऑर्बिट में 4 इलेक्ट्रॉन होते हैं। इसका मतलब है भैया इनकी कोवैलेंसी लास्ट के लिए, लास्ट वाले किसी से पेयर बनाने के लिए 4 रहनी चाहिए। ठीक है, बहुत बढ़िया। अब आगे बढ़ते हैं हम यहां से, क्या देखते हैं कि टाइप ऑफ सेमीकंडक्टर, टाइप ऑफ सेमीकंडक्टर, टाइप ऑफ सेमी कंडक्टर, इसे बोलते हैं अर्धचालक के प्रकार, अर्धचालक के प्रकार। तो भैया सेमीकंडक्टर कितने टाइप के होते हैं, तो आपको बताना कि भैया फिलहाल ये 2 तरीके के होते हैं। पहला तरीका इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर, इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर, और दूसरा है एक्सट्रेंसिक सेमीकंडक्टर, और इन्हें हिंदी में देखने जाए तो इसे बोलते हैं हम शुद्ध अर्धचालक, शुद्ध अर्धचालक या निज अर्धचालक। और इसी से हम बोलते हैं हिंदी में अशुद्ध अर्धचालक, या बाह्य अर्धचालक, तो इन्हें हम 1 बाय 1 पढ़ते हैं। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि भैया इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर क्या होते हैं, शुद्ध क्या होते हैं, यानी कि जो नेचर में हमारी, जो प्रकृति में बिल्कुल प्योर फॉर्म में मिले, बिल्कुल शुद्ध अवस्था में मिले। जैसे प्योर एग्जाम्पल के तौर पर नेचर में यानी कि प्रकृति में हमारे कैसे मिलने चाहिए, बिल्कुल शुद्ध अवस्था में मिलने चाहिए। अगर वे शुद्ध अवस्था में मिल रहे हैं तो उन्हें बोलते हैं हम इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर या शुद्ध अर्धचालक, ठीक है, या निज अर्धचालक। एग्जाम्पल के तौर पे मैं कह सकता हूं प्योर सिलिको या फिर प्योर जर्मेनियम, यानी कि शुद्ध सिलिकॉन, या शुद्ध जर्मेनियम। ठीक है, लेकिन भैया जो ये शुद्ध अवस्था में पाए जाते हैं, बिल्कुल प्योर स्टेट में पाए जाते हैं, इनकी कंडक्टिविटी बहुत लो होती है। कैसी होती है भैया इनकी कंडक्टिविटी, कैसी होती है इनकी कंडक्टिविटी, बहुत कम होती है। कंडक्टिविटी यानी कि चालकता बहुत कम होती है, चालकता बहुत कम होती है, लो होती है इनकी। कैसी होती है भैया, बहुत कम होती है। इसी वजह से इन्हें मोस्टली हम यूज नहीं करते। इसी वजह से इनकी कंडक्टिविटी कम होने के कारण इसे हम यूज नहीं करते, यानी कि नो मोर यूज। भैया एक तो ये शुद्ध मिल रहे हैं, अधिक
इनका अधिक प्रयोग नहीं करते, अधिक प्रयोग नहीं करते, हमारे घरों में बहुत कम यूज होते हैं प्योर में। एक तो भैया इतना बढ़िया काम हो रहा है, बिल्कुल शुद्ध तौर पे मिल रहे हैं, और उसे ही हम यूज ना कर रहे हैं, यानी कि हमारी भी आदत मिलावटी लेने की है। ठीक है, इस बात को हम समझेंगे भैया। अगर वो उसकी अगर अगर यूज ना हो रहे, अब ये समझेंगे ये क्या है भाई, एक्सट्रेंसिक सेमीकंडक्टर। एक बार आप ये देख लीजिए, अच्छे तौर पर नोट कर लीजिए सभी कि इंट्रेंसिक सेमीकंडक्टर क्या होते हैं। कि भैया इंट्रेंसिक सेमीकंडक्टर हमारी प्रकृति में कैसे पाए जाते हैं, बिल्कुल शुद्ध अवस्था में पाए जाते हैं, यानी कि शुद्ध सिलिका और शुद्ध जर्मेनियम। इनकी कंडक्टिविटी बहुत कम होती है, जिसके कारण इनका बहुत अधिक उपयोग नहीं है। इसका उपयोग बढ़ाने के लिए हम भैया क्या काम करते हैं, हम क्या काम करते हैं, क्या काम करते हैं, क्या काम करते हैं। मान लो सपोज करो ये हमारे पास शुद्ध है, शुद्ध सिलिका है, शुद्ध सिलिका है, यानी कि बिल्कुल इंट्रेंसिक सेमीकंडक्टर है, ये हमारे पास इंट्रेंसिक सेमीकंडक्टर है। तो इसमें भार से मान लो ये कुछ इम्प्यूरिटी है, ये कुछ इम्प्यूरिटी है, इम्प्यूरिटी है यानी कि अशुद्धि है, अशुद्धि है, ये भार से इसमें मिला देंगे, इसमें ऐड कर देंगे। क्या कर देंगे भाई, इंट्रेंसिक सेमीकंडक्टर में भार से हम कुछ इम्प्रूरिटी के तौर पे इसमें मिला देंगे। भैया ऐसा आप करने के प्रोसेस को क्या बोलते हो, जब किसी इंट्रेंसिक सेमीकंडक्टर में हम भार से कुछ इम्प्रूरिटी मिला देते हैं। अभी मैं आपको बताऊंगा कि कौन सी इम्प्रूरिटी मिलाते हैं। अगर आप कुछ मिला देते हो तो इस फिनोमेना को क्या बोलते हैं, या इस प्रोसेस को क्या बोलते हैं, तो इस प्रोसेस को बोलते हैं भैया डोपिंग। क्या बोलते हैं भैया इसे, डोपिंग, और हिंदी में बोलते हैं इसे अपमिश्रण, अपमिश्रण। तो मोटे से तौर पे अगर मैं आपसे कहूं क्या कि भार से इंट्रेंसिक सेमीकंडक्टर में कुछ इम्प्रूरिटी मिला देने के प्रोसेस को क्या बोलते हैं, डोपिंग बोलते हैं। ठीक है भैया, जैसे आपने मतलब पहलवान लोगों को सुना होगा कि उसने अपनी क्षमता बढ़ाने के लिए एक इंजेक्शन लगा लिया या कुछ खा पी लिया इस तरीके से, तो उसने वो ऐसा क्यों करा होगा, क्योंकि उसने अपनी क्षमता बढ़ाने के लिए ये काम करा होगा। तो इसका मतलब है भैया हम डोपिंग क्यों कराते हैं। अगर आपसे पूछा लगा डोपिंग क्यों कराते हैं, तो आपको बताना है कि डोपिंग हम इस वजह से कराते हैं जिससे कि कंडक्टिविटी बढ़ जाए, जिससे कि कंडक्टिविटी यानी कि चालकता, चालकता इंक्रीज हो जाए। क्या हो जाए भैया, इंक्रीज हो जाए, बढ़ जाए, क्या हो जाए, बढ़ जाए। और ये सभी प्रोसेस अभी हम क्या कर रहे हैं, इंट्रेंसिक सेमीकंडक्टर में कर रहे हैं। तो भैया अब जैसे ये इम्प्रूरिटी हमने इसमें मिला दी, तो ये अब किस टाइप का सेमीकंडक्टर बन गया, तो आपको बताना है। ये अब बन गया है भैया एक्सट्रेंसिक सेमीकंडक्टर, यानी कि अशुद्ध अर्धचालक या बाह्य अर्धचालक। तो ये बात तो आपको बिल्कुल क्लियर होगी। अब क्या क्लियर होगी कि भैया इंट्रेंसिक सेमीकंडक्टर में इनकी कंडक्टिविटी बहुत कम थी, इनकी कंडक्टिविटी बढ़ाने के लिए और इनकी क्षमता सुधारने के लिए या इनके ज्यादा से ज्यादा प्रयोग करने के लिए, क्योंकि तो इसमें क्या करते हैं, इम्प्यूरिटी के तौर पे, इम्प्यूरिटी के तौर पे कुछ ना कुछ मिला देते हैं इसमें। अब क्या मिलाएंगे, ये सारी चीजें मैं आपको आगे बता रहा हूं। तो इस इम्प्यूरिटी को बाहर से इंट्रेंसिक सेमीकंडक्टर में मिलाना ही, इस प्रोसेस को बोलते हैं डोपिंग, अपमिश्रण। तो भैया अगर कोई आपसे पूछने लगा डोपिंग क्यों, तो डोपिंग इस वजह से जिससे कि हमारी कंडक्टिविटी बढ़ जाए। ठीक है भैया, यानी कि अगर कंडक्टिविटी बढ़ेगी तो वो बढ़िया तरीके से हमारे लिए काम करेगा, क्योंकि हम ज्यादा से ज्यादा चीजों को चाहते हैं कि वो कंडक्टर बने। ठीक है जी, यहां तक ये बात आपको क्लियर समझ में आई। एक्सट्रेंसिक तो जो बिल्कुल शुद्ध अवस्था मिला है वो इंट्रेंसिक, सॉरी, और जो एक्सट्रेंसिक जो शुद्ध में कुछ अशुद्धि मिला दे बाहर से। अब मेन बात है कि इस इम्प्रूरिटी के आधार पे ही, अब इम्प्रूरिटी मिलाई किस चीज की, तो आप कहोगे कि भैया दो चीजों की इम्प्रूरिटी मिलाते हैं हम, एक तो ट्राइवेलेंट की,
एक किसकी मिलाते हैं, ट्राइवेलेंट की, और दूसरा मिलाते हैं पेंटावेलेंट की, पेंटावेलेंट की, यानी कि इसे बोलते हैं एक तो त्रिसंयोजक की, एक त्रिसंयोजक की, एक पंच संयोजक की, पंच संयोजक की। अब भैया ये क्या बला है नियारी कि इम्प्रूरिटी में भी दो केस आ गए हमारे, कि एक तो ट्राइवेलेंट की इम्प्रूरिटी मिला रहे हैं, एक पेंटावेलेंट की इम्प्रूरिटी मिला रहे हैं। तो इस प्रोसेस को समझाओ अच्छे तरीके से। ठीक है, इसी प्रोसेस को समझाने के लिए मैं अब आगे बढ़ता हूं। ये सभी हमारा प्रोसेस अब एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर में चल रहा है। ठीक है, तो अब एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर दो प्रकार के हो जाते हैं यहां से, यानी कि बाह्य अर्धचालक अब यहां से दो प्रकार के हो जाओगे। पहला 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 हम पहला हो जाता है हमारा पी टाइप का, किस टाइप का, पी टाइप का, और दूसरा बन जाता है एन टाइप का। तो भैया हम कैसे कह सकते हैं कि कौन सा एन टाइप बना है, कौन सा पी टाइप बना है? तो मैं आपको इस चीज के बारे में अच्छे से बताऊंगा। क्या बताऊंगा, एक बार ध्यान से देखेंगे भाई। अगर मैं अगर मैं इम्प्यूरिटी के तौर पे, इम्प्यूरिटी 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 यानी कि अशुद्धि के तौर पे, अशुद्धि के तौर पे ट्राइवेलेंट मिलाता हूं इसमें, ट्राइवेलेंट मिलाता हूं, ट्राइवेलेंट मिलाता हूं, त्रिसंयोजक मिलाता हूं। किसमें मिलाता हूं भैया? चलो मैं एग्जांपल के तौर पे ले लेता हूं, सिलिका में मिलाता हूं। तो मेरा ट्राइवेलेंट की, अगर मैं सपोज करो सिलिका है मेरे पास में, प्योर सिलिका है, इसमें भार से क्या मिलाता हूं, ट्राइवेलेंट मिलाता हूं, त्रिसंयोजक वाला मिलाता हूं। अब भैया त्रिसंयोजक का केस क्या है, यो हमें समझ में नहीं आया कि भैया त्रिसंयोजक क्या है। तो मैं अभी आपको बता रहा हूं कि भैया कि कि यदि आप इस प्योर सिलिका में एल्युमिनियम मिला दो, या फिर बोरोन मिला दो, तो आप देख रहे होंगे कि एल्युमिनियम का क्या नंबर रहता है, 13 Al होता है, यानी कि 283। इनके आउटर मोस्ट ऑर्बिट में कितने इलेक्ट्रॉन होंगे, 3 हो गए, और 5 बी को ले लूं मैं, तो इसके 2 और 3, यानी कि जिसके आउटर मोस्ट ऑर्बिट में 3 इलेक्ट्रॉन मिल जाए तो वे सारी इंप्योरिटी किसकी होती है, ट्राइवेलेंट की होती है। यानी कि मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में आपको, मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में आपको, आधुनिक आवर्त सारणी में आपको ये कहां पे मिलेगी, ग्रुप 13 की, ग्रुप 13 की जितने भी एलिमेंट हैं, जैसे एग्जाम्पल के तौर पे एल्युमिनियम और बोरॉन को, अगर मैं मान लो एल्युमिनियम को किस में मिला देता हूं, सिलिका में मिला देता हूं, प्योर सिलिका में मिला देता हूं, तो वो किस टाइप का सेमीकंडक्टर बन जाता है, पी टाइप का सेमीकंडक्टर बन जाता है। कैसा बन जाता है, पी टाइप का सेमीकंडक्टर बन जाता है। तो भैया एन टाइप का कैसा बनेगा, एन टाइप का बनेगा भैया, यदि हम इम्प्यूरिटी के तौर पे, इम्प्यूरिटी के तौर पे, इम्प्यूरिटी यानी कि अशुद्धि के तौर पे हम अब की बार इसमें कौन सा मिला दे, इसमें कौन सा मिला दे, पेंटावेलेंट का, कौन सा, पेंटावेलेंट का, यानी कि पंच संयोजक का, पंच संयोजक का अगर मैं मिला दूं, पंच संयोजक का मैं मिला दूं। अब पंच संयोजक आपको कहां पे मिलेंगे, तो आप कहोगे ग्रुप पीरियोडिक टेबल में ग्रुप 15 के जो एलिमेंट होते हैं, एग्जाम्पल के तौर पे नाइट्रोजन, फास्फोरस, नाइट्रोजन का 7 होता है, फास्फोरस का 15 होता है। आप इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करोगे तो 285, इसका करोगे, सॉरी एक सेकेंड, 2 और 5, और इसका करोगे 285। आपको स्पष्ट तौर पर देखने को मिल रहा होगा, जिसके आउटर मोस्ट ऑर्बिट में 5 इलेक्ट्रॉन होते हैं उसे हम कैसा कहते हैं, पेंटावेलेंट, पंच संयोजक, यानी कि 5 चीजों से मिल सकता है वो। ठीक है, तो कहने का मतलब है यदि मैं प्योर सिलिका में, प्योर सिलिका में इस फास्फोरस की इम्प्यूरिटी मिला देता हूं, तो ये अब क्रिस्टल बन जाता है, किस टाइप का बन जाता है, एन टाइप का बन जाता है। किस टाइप का बन जाता है भैया, एन टाइप का।
आए हुए क्वेश्चन है ये बहुत बढ़िया तरीके से कि, और ये भी पूछ रहा था कि पेंटावेलेंट की इंप्योरिटी के तौर पर किसे किसे मिला सकते हैं, तो आप कहोगे नाइट्रोजन, फास्फोरस और आर्सेनिक। ठीक है, मोटे से तौर पे मैंने आपको पूरी कहानी खत्म कर दी है कि ग्रुप 15 के एलिमेंटों को यदि आप प्योर सिलिका या जर्मेनियम में मिला दोगे तो वे किस टाइप के सेमीकंडक्टर बन जाएगा, एन टाइप का बन जाएगा। ठीक इसी प्रकार से यदि आप मॉडर्न पीरियोडिक टेबल के ग्रुप 13 वाले को, यानी कि एग्जाम्पल के तौर पे एल्युमिनियम और बोरोन को किसमें मिला दोगे, सिलिका में मिला दोगे, तो वो किस टाइप का बन जाएगा, मतलब हमारा पी टाइप का बन जाएगा। अब इसकी मैकेनिज्म समझाता हूं मैं आपको, यहां तक का सभी नोट कर लेंगे बढ़िया तरीके से, ये सभी नोट कर लेंगे। कोई दिक्कत समस्या आई तो कमेंट कर देना बढ़िया तरीके से, ठीक है। आगे चलते हैं। अब मैं इनकी सबको आपको मैकेनिज्म समझा देता हूं, इनकी मैकेनिज्म समझा देता हूं कि भैया पी टाइप के सेमीकंडक्टर किस तरीके से काम करता है, पी टाइप का सेमीकंडक्टर किस तरीके से काम करता है, इसकी क्या क्या क्रियाविधि है। दूसरा आपको बताना है कि भैया एन टाइप का सेमीकंडक्टर किस तरीके से काम करता है। ठीक है, तो ध्यान से समझेंगे, आपको यहां से बहुत सारी बातें क्लियर होने वाली है। देखो भाई, मैंने आपसे कहा कि भैया आपने सिलिका ले लिया, सिलिका का 4 ऐसा ही होता है, मतलब आउटर मोस्ट ऑर्बिट में 4 वैलेंसी शो करेगा हो, तो 4 इस तरीके से रहे होंगे, मतलब इस तरीके से 4 इलेक्ट्रॉन रहते हैं सिलिका में, तो इस तरीके से वैलेंसी दिखा रहा होगा। ठीक है, आपने इसमें इम्प्रूरिटी जो मिलाई है, इम्प्रूरिटी मिलाई है ट्राइवेलेंट की, किसकी मिलाई है, ट्राइवेलेंट की, यानी कि त्रिसंयोजक की, त्रिसंयोजक की। और त्रिसंयोजक की मैं एग्जांपल के तौर पर ले लेता हूं, एल्युमिनियम की मिलाई है आपने, यानी कि 13Al होता है 283, यानी कि ये 3 वाले को जैसे हम इसमें मिलाते हैं तो क्या होता है, इसे चाहिए कितने 3, वो चाहिए कितने से 4, मिला कितने रहे इसमें हम 3, तो एक यहां ले लेता है, एक यहां पे ले लेता है, एक यहां पे ले लेता है, लेकिन भैया इसे चाहिए तो 4 थे और दिया आपने 3 है, तो वो किसका यहाँ पे एक कैसा रह जाता है, खाली स्थान रह जाता है। क्या रह जाता है भैया, खाली स्थान रह जाता है। इसी खाली स्थान को हम बोलते हैं क्या, इसी खाली स्थान को हम बोलते हैं होल्स। क्या बोलते हैं भैया इसे, होल्स, कोटर, क्या बोलते हैं इसे, कोटर। इधर अभी इधर का समझाऊंगा एन टाइप वाले की मैकेनिज्म, तो आपको ये बात समझ में आएगी कि पी टाइप का सेमीकंडक्टर, मान लो सपोज करो मैं सिलिका ले लिया, इसकी वैलेंसी कैसी कितनी होती है, 4 होती है। ठीक है भैया, अगर आपने त्रिसंयोजक वाला एल्युमिनियम इसमें इंप्योरिटी के तौर पे मिला दिया, डोपिंग करा दी, तो इसे सिलिका को चाहिए कितने थे 4, लेकिन आपने एल्युमिनियम के दिए कितने 3, तो सीधी सी बात है एक इलेक्ट्रॉन यहां चला गया, एक इलेक्ट्रॉन यहां चला गया, एक इलेक्ट्रॉन यहां, एक स्पेस खाली बन गया। अब इस एक स्पेस को बोलते हैं होल्स, इसे क्या बोलते हैं, कोटर बोलते हैं। ठीक है, आगे चलते हैं इस बात को। ठीक है जी, अगर ये होल्स बन गया तो सीधी सी बात है भैया, होल्स होल्स पे कोटर पे चार्ज कैसा होता होगा, कोटर पे चार्ज कैसा होता है, आवेश कैसा होता है, तो आप कहोगे कि भैया इस पे जो आवेश होता है वो कैसा होता है, आप कहोगे होल्स पे चार्ज होता है पॉजिटिव, कैसा होता है, पॉजिटिव, यानी कि धनावेश, कैसा होता है भैया, धनावेश। तो इसी वजह से P4 पॉजिटिव और P4 पी टाइप याद करने का आपको तरीका मिल गया होगा कि भैया P4 पॉजिटिव, पॉजिटिव चार्ज किस पे होता है, होल्स पे होता है, और P4 पी टाइप। तो आपको ये पी टाइप की मैकेनिज्म समझ में आ गई होगी बहुत बढ़िया तरीके से। अब इसी तरीके से मैं आपको एन टाइप वाले की समझाता हूं, इसी तरीके से मैं आपको एन टाइप वाले की समझाता हूं। ठीक है भैया, एन टाइप वाले में देख लो, एन टाइप, एन टाइप सेमीकंडक्टर वाले में मैकेनिज्म इसकी, अगर मैं आपसे कह रहा हूं मैंने ले लिया प्योर सिलिका प्लस 4Si, इस तरीके से इसकी वैलेंसी कितनी है, कितनी वैलेंसी है इसकी, 4 है, कितनी है भैया, 4 है।
और अब की बार इसमें मैं किसकी इंप्योरिटी मिला रहा हूं, एन टाइप वाले में अभी क्या बताया था आपको, पेंटावेलेंट इंप्योरिटी मिला रहा हूं, पेंटावेलेंट यानी कि पंच संयोजक की इंप्योरिटी मिला रहा हूं। और पंच संयोजक के तौर पे एग्जांपल के तौर पे मैंने फास्फोरस ले लिया, फास्फोरस होता है 15, तो 285, इसके आउटर मोस्ट ऑर्बिट में कितने इलेक्ट्रॉन हो गए 5, और इसे चाहिए कितने 4, तो एक तो यहां चला गया, 1 2 3 और 4, लेकिन हमें कितने देने थे इसे कितने देने थे 5 देने थे, तो एक फ्री इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा हो जाता है, इसे ही हम क्या बोलते हैं, इसे ही हम बोलते हैं, ये जो एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन हुआ है इसे ही बोलते हैं हम फ्री इलेक्ट्रॉन, इसे ही क्या बोलते हैं फ्री इलेक्ट्रॉन, यानी कि मुक्त इलेक्ट्रॉन, मुक्त इलेक्ट्रॉन। ठीक है भैया, इसे क्या बोलते हैं मुक्त इलेक्ट्रॉन। और इलेक्ट्रॉन पे चार्ज कैसा होता है जल्दी बताएंगे सभी, आवेश कैसा होता है भैया, तो आप कहोगे कि इन पर आवेश तो भैया होता है ऋणात्मक, कैसा होता है भैया ऋणात्मक, नेगेटिव होता है, कैसा होता है भैया नेगेटिव होता है। ठीक है, तो और नेगेटिव होता है, एन से याद रखेंगे, एन से याद रखेंगे नेगेटिव, और एन से याद रखेंगे एन टाइप, क्या रखेंगे याद, एन टाइप सेमीकंडक्टर। तो ये तो सभी हमारी जो थ्योरी थी ये सभी आज मैंने आपको समझाया है, क्या समझाया भैया कि सेमीकंडक्टर क्या होता है, इंसुलेटर क्या होता है और कंडक्टर क्या होता है, आपको ये बेसिक से सारी चीजें बताई है। यदि फिर भी किसी बच्चे को कोई दिक्कत समस्या है तो कमेंट कर दे, मैं आप उसका निवारण बहुत अच्छे तरीके से कर दूंगा। ठीक है भाई, तो इतनी आज की बात शायद आपको समझ में आई होगी बहुत अच्छे तरीके से। ऑल द बेस्ट सभी को।